बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि वेट लॉस कैसे करें। मेरी डाइट प्लान का नाम है 1MF डाइट। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास मत करो, मेरे कहने से केवल 10 दिन करके देखो, 5-7 किलो वजन तो ऐसे ही उड़ जाएगा। और साथ में अगर कहीं एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी तो बॉडी शेप में आनी शुरू हो जाएगी। आप कोई भी ऑयल, घी, तेल कुछ भी लगा के अपने हाथों पे बस इसकी इस तरीके से मसाज करते हैं तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और आप काम लोगों को एसिडिटी रहती है, जिनको पेट की तकलीफ रहती है, लौंग डाल लें एक एप्पल में 7 जगह, 7 लौंग। और सुबह जो उठाएं तो पहली ही डाइट आपने फ्रेश नहाने धोने के बाद आपने वो एप्पल खाना। केवल सीधा बैठ के पीठ गर्दन सर सीधा रख के चिन पैरेलल टू अर्थ रख के ये अनुलोम विलोम आप अगर 10 से 15 बार कर लेते हैं, थकान, हर वक्त बॉडी थकी रहना, इन सब से आप बाहर आएंगे, नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। और आपने क्या करना है, हमिंग साउंड। हमिंग साउंड का मतलब होता है जैसे भौरा जो है पंख से गुंजाता है, इस तरीके से। ओ ना बोलें, ओ मन में बोलें और केवल पीठ गर्दन सर सीधा करके। अब होता क्या है, जब हम ये माँ का गुंजन करते हैं तो हमारे स्किन पर, हमारे फेस पर, और आपने कभी सुना, एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, हर रात के बाद सुबह जरूर होता है। तो ये डिप्रेशन वालों को जरूर सिखाना है कि आज अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ डार्कनेस है भी तो सुबह तो होनी ही होनी है ना। हेलो एवरीवन, मैं टॉक्सिट से आप सबकी सेजल आप सब लोगों के बीच में आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेके आ रही हूँ, जिसका मेन टॉपिक रहेगा योगा। और जो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आजकल हम जिस चीज़ों से हम गो थ्रू कर रहे हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन और बीपी, शुगर, थायराइड, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है और हम इससे कैसे अपना एक ज़िंदगी में एक सरल तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने आज के गेस्ट पर, जो है डॉक्टर अनिल शर्मा जी। जो हमारे बीच में आज डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं योगा में। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप योगा के परिवार से, योगा की जर्नी से जुड़े कैसे? 2004 यानी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, आयुर्वेद का ग्रेजुएट हूँ। 1981 में मैंने पास आउट किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा अपना योग एक सब्जेक्ट आयुर्वेद में होता है, लेकिन उसको उस वक्त एज ए सब्जेक्ट पढ़ा। लेकिन 2004 से मैं पूरी तरह से योग से जुड़ा। कुछ अपने हेल्थ इशू थे, कुछ लोगों को देखता था बीइंग ए डॉक्टर कि भी हम जितनी भी मेडिसिन या दवाइयों से हम लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो जो भी डिजीज़ साइकोसोमेटिक होती हैं उनका कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं सही में। वो मान लिया किसी को बीपी हो गया, मान लिया किसी को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गया, तो जो भी हो गया बस वो हो गया। अब उसका ट्रीटमेंट लेते रहो, कंट्रोल करते रहो, मेडिसिन का रोल बस केवल इतना रह जाता है। तो ऐसी डिजीज़ को जो हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी होती हैं, उनको अगर सही ढंग से आपने रिवर्स करना है तो आपको योग की शरण लेना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार आया और फिर एक संस्था, योगा मानव सेवा संस्थान, उसके साथ जुड़ा, खुद भी योगा अभ्यास किया और आज तक करता रहा हूँ। तो मैं आपको योगा एक्सपर्ट ना कह के मैं योग का साधक मानता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ। लोगों को प्रयास करता हूँ कि लोग भी इससे जुड़ें और जितना बेनिफिट मैं ले पा रहा हूँ और सभी ले पाए, ऐसा सोचकर योग की जर्नी मैंने शुरू की। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि लॉन्ग टर्म्स जो बीमारियां होती हैं, थायराइड, शुगर, बीपी एंड ऑल, तो ये योगा के माध्यम से लोग कैसे ठीक कर लेते हैं कि मतलब उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, कि जो कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म बीमारी लगी, अब तो ये आपके साथ है, जब तक आप हो आपको तो अब शुगर की गोली खानी ही पड़ेगी या थायराइड की गोली खानी ही पड़ेगी, तो ये उसको कैसे क्योर करता है योगा? देखिए, मैं वही बतला रहा था, कुछ डिजीज़ जो होती है ना लाइफ स्टाइल के ख़राब होने से होती है। यानी कि इसमें एक शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा, जो अगर हिंदी में कहें तो मनोदैहिक और इंग्लिश में कहें तो साइकोसोमेटिक। यानी कि कोई भी इस तरह की डिजीज़ जो हमारे मन से देह पर आने वाली,
यानी कि पहले हमारे विचारों में, यानी कि हमें स्ट्रेस के कारण, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, हमारे गलत खान पान के कारण, हमारे दिनचर्या सही नहीं हो, तो होती ही ये बीमारियां इसी वजह से हैं। तो इसलिए इन साइकोसोमेटिक डिजीज़ में योग में क्या होता है कि सबसे पहले आप ट्रीट मन को ही करते, और जब मन ठीक होगा, विचार ठीक होंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, तो आपकी ये डिजीज़ अपने आप रिवर्स होने लगेगी। और धीरे धीरे आपकी मेडिसिन, जो योग में क्रियाएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन सब के एक साथ अगर आप प्रयास करेंगे तो ये सारी डिजीज़ रिवर्स होंगी। ओके ओके, सो सर आपने जैसे अभी जिक्र करा साइकोसोमैटिक, तो बेसिकली साइकोसोमैटिक है क्या? ये क्या रोल प्ले करता है हमारी नॉर्मल लाइफ में, जिससे हम इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट डाल देता है कि आप एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हो जो एक आपकी पूरी लाइफ को हिला देता है? साइकोसोमेटिक शब्द को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको हम मनोदैहिक कहते हैं। मन से देह पर आने वाली, मन मीन्स फ्लो ऑफ थॉट्स, जो हमारे विचार चलते रहते हैं ना, उनका फ्लो। अगर ये फ्लो नेगेटिव धारा की तरफ चला गया, यानी कि जी। नकारात्मक सोच हर वक्त, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ दुनिया ऐसे आगे बढ़ गई, मैं यहीं रह गया, ऐसे अनेकों नेगेटिव थॉट्स, जो भी इसको बहुत सारे योग में डिफाइन किए गए हैं, राग, द्वेष, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अविद्या, अस्मिता, इस तरीके के बहुत सारे, गुस्सा आना, क्रोध आना, चोरी, हिंसा, मारपीट, ये सारे थॉट्स, इनको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। ओके। होता क्या है कि जैसे अगर हम कोई भी एक नेगेटिव थॉट ले लें, जैसे हमारा क्रोध अगर हमें आया तो उसका रिएक्शन हमारे चेहरे पर दिखता है। बिल्कुल दिखता है वो तो। अगर हमें किसी से जेलस हो रही है तो भी हमारे चेहरे पर आता है। बिल्कुल आता है। तो क्रोध का, भय का, इस तरीके के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, इन सब के इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आएंगे ही। ओके। होता क्या है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन हाँ जी। जिसको कह लें, ब्रेन और हमारी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों मिलके पूरे ऑर्गन से काम बिल्कुल, वो कराते तो हैं, सभी पॉजिटिविटी। अब हमारे जो ब्रेन है और नर्व, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, इस भाषा में समझें तो ये हार्मोन्स अगर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं तो वो नेगेटिव थॉट से तो नहीं होंगे। बिल्कुल, वो तो तो उसके पॉजिटिव से लिए होंगे। क्या किया कि अपने मन को रिलैक्स करो, पॉजिटिविटी लाओ, आप सेटिस्फेक्शन, एक शब्द आता है, संतोष। हाँ जी। चलो भाई, आपने जितना किया, अगर किसी और को ज़्यादा मिल रहा है मिलने दो, लेकिन मैं जितना कर रहा हूँ मुझे उसका उतना मिल रहा है, ऐसी पॉजिटिविटी अपने। अपने कर्म से संतुष्ट रहें। बस, आपका काम है केवल कर्म करना, हाँ आपका जी। काम। तो ये योग सिखाता है कि आपको बैलेंस रहना है, आपको तनाव में नहीं आना है, तनाव के कारण, क्योंकि नेगेटिव हार्मोन जब सीक्रेट, जो कॉर्टिसोल और एक इस बहुत नया तरीके के ट्रेंड नेगेटिव चल हार्मोन है, कि 6 बजे के बाद अगर तो ये कुछ लेना ही हार्मोन नहीं है। सीक्रेट होने 6 बजे के लगते हैं बाद तो कुछ बॉडी में, खाना ही नहीं है, कुछ अगर पीना वो ही नहीं है। ये हार्ट तो पर बहुत चले आजकल गए लोगों ने ये तो ट्रेंड सेट कर ब्लॉकेज कर दिया है। देंगे, हार्ट अटैक हो ये मतलब जाएगा। एक अगर वो ऐसा कर आपके दिया कि बस पेंक्रियाज 6 पे बज गए चले अब तो गए कुछ नहीं खाना। तो तो सिक्रेशन कम इसके होगा अभी और क्या है, डायबिटीज हो आप एक भाई जाएगी। बताइए कि अगर वो मिथ है या थायराइड पे फिर चले इसके भी गए, कुछ वो फैक्ट्स है? हार्मोन्स नेगेटिव वाले, तो आपको थायराइडिज्म हो जाएगा। आपके ब्रेन की तरफ चले गए, ब्रेन स्ट्रोक होगा। तो ये जितने भी, इनको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, ये हमारे नेगेटिव, नकारात्मक सोच के कारण पैदा होने वाली बीमारियां। ये कोई एक दिन आपने नेगेटिव हो गए तो एक ही दिन में बीमार हो जाएंगे ये ऑर्गन, ऐसा नहीं है। जब आप लगातार अभ्यस्त हो जाते हैं और इसी तरह की जीवन शैली में बने रहते हैं, हर वक्त नेगेटिव सोचना, पता नहीं क्या होगा, सब ऐसा है, सब ये कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, मेरे साथ के आगे निकल गए, और वो कंपैरिजन करना, और ये जो नकारात्मक सोच है यही हमारे ऑर्गन को बीमार करती है। तो जब इस इलाज क्या होना चाहिए डायबिटीज़ का, कि उसकी नेगेटिविटी को दूर करें। हाँ जी। इलाज क्या होना चाहिए डिप्रेशन का, कि उसकी, और हम क्या करते हैं कि कोई सेडेटिव खिला देते हैं दवाई, या डायबिटीज़ की टैबलेट, बीपी की टैबलेट, हाँ इस जी। तरीके से देना शुरू कर देते हैं। जी। क्या होता है इम्पैक्ट, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, बॉडी का कर रहे हैं,
योग कहता है कि ट्रीटमेंट मन का करो, क्योंकि केवल 10% बीमारियां ऐसी हैं जो एक्सीडेंटल बीमारी होती हैं। आपको कोई चोट लग गई, आपको कोई मलेरिया हो गया, आपको कोरोना हो गया, ये एक्सीडेंटल डिजीज़ हैं। इनका ट्रीटमेंट तो बॉडी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ है तो पहले लाइफस्टाइल को ही बदलना पड़ेगा। वो योग के माध्यम से संभव है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा क्या इम्पैक्ट लाता है हमारी लाइफ में। कि एक छोटी सी बात है कि आप किस मतलब जेंजी जनरेशन के हिसाब से बताऊं तो जैसे कहते हैं ना कि वाइब ऑरा, जितना पॉजिटिव वाइब में पॉजिटिव ऑरा में रहोगे ना, वो आपके सराउंडिंग के लिए ही नहीं, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो तो आप पॉजिटिव ऑरा में जी रहे हो। आप हमेशा सोच रहे हो कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी और मेरे पास नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर रहे। गाड़ी तो जब आएगी आएगी, उससे पहले आप अपने आप को बीमारी लगा लोगे। ये सबके लिए, चाहे जेंजी हो चाहे हमारे और लोग हों, प्लीज़ अपना पॉजिटिव ऑरा रखें अपने पास। मतलब कहते हैं ना, जितना आप खुश रह सकें रहें, जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखें। नहीं तो एक्सपेक्टेशन, ठीक है आप ड्रीम्स रखो, ड्रीम्स सबके होते हैं, सबको रखने चाहिए, बट उन ड्रीम्स को अपने ऊपर इतना हावी मत करो कि आपको ऐसी बीमारियां लग जाए जिससे आप जो चीज़ कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, आप मेहनत भी कैसे करोगे ना। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपने बीच में जिक्र करा था डिप्रेशन का। मुझे लगता है आजकल के टाइम में ना हर दूसरा बंदा यही सोचता है कि वो डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोग एक्चुअल में भी डिप्रेशन में हैं, बट लोगों को रियल मीनिंग नहीं पता है डिप्रेशन होता क्या है। किसी को ये लगता है कि आज उसका ब्रेकअप हुआ, आज उसकी किसी से लड़ाई हुई, उससे 2 दिन बात नहीं हुई, तो उसको लगा कि वो डिप्रेशन में चला गया है। बट रियल एक्चुअल मीनिंग है क्या डिप्रेशन का? लोगों को यही डिफरेंशिएट नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या है और आपका थोड़ी देर का वो कहते हैं ना एक तनाव, वो क्या है। देखिए, एक टेम्परेरी फेज होता है कि जैसे हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अनचाहा घट जाता है, तो जिसको कहते हैं ना मन के अनुकूल जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा ना, तो हम ये सोचते हैं कि भी बैठते चले जाते हैं, डाउन फील करने लगते हैं। तो वो जो डाउन फील करना है, एक आध बार हो गया तो चलेगा। अगर वो लगातार हर घटना से, हर चीज़ से, हर रिलेशन से, अगर वो अपने आप को डाउन करते करते एक उसकी नेचर बन जाए, तो यानी कि वो सैड फील करने लगता है। अब वो सैड फील करना है, वो लगातार जब उसकी इंतहा हो जाती है, तब वो उससे निकलने के लिए झटपटाता है और वो निकल नहीं पाता, फिर वो मेडिसिन का सहारा लेता है। लेकिन हम कहते हैं कि इसके लिए आप योग में आएँ और योग का अभ्यास करें। तो योग का अभ्यास करने का मतलब है, एक सिंपल सी टेक्निक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जितने भी हम लोगों को देख पा रहे हैं, हमारी वार्ता सुन पा रहे हैं, कि बहुत सहज है, सरल है कि आप रोज 10 मिनट केवल अनुलोम विलोम कर लेंगे। आपके दो नोस्ट्रूल्स हैं, एक राइट एक लेफ्ट। आपके राइट नोस्ट्रूल से आपकी फिजिकल एक्टिविटी जब चल रही होती है तब आपका राइट नोस्ट्रूल्स चल रहा होता है, और जब आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं तब आपका लेफ्ट नोस्ट्रूल्स चल रहा होता है। तो ये दोनों नोस्ट्रूल्स हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं। राइट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये हमारी नर्वस सिस्टम की जो हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। और लेफ्ट नोस्ट्रूल से जब आपका श्वास चलता है तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम चलता है। हमारा जो है, हमें बीच में चलना है। हम ज़्यादा हाइपर भी ना रहें, हाइपो भी ना रहें, बैलेंस रहें, ये योग सिखाता है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है, यानी कि बैलेंस बना के अपने को चलना। तो उसके लिए 5 मिनट आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 10-15 मिनट तक ले जाएंगे कि अपनी पहली फर्स्ट 2 फिंगर फोल्ड करें और राइट नोस्ट्रूल से राइट थंब को राइट थंब से राइट नोस्ट्रूल्स को बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल करें और राइट से इसको एक्सहेल कर दें।
राइट से वापस इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि आप अपने आप को बैलेंस बनाएं, सब में आपको योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता यानी कि परफेक्शन अपने कर्मों में लाएं। ये दो चीज़ें अगर हम कर लें तो कोई कारण नहीं, हम उस स्टेज से बाहर आ जाएंगे और कोई भी मेडिकेशन की, कोई दवाइयों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल सीधा बैठ के पीठ गर्दन सर सीधा रख के चिन पैरेलल टू अर्थ रख के ये अनुलोम विलोम आप अगर 10 से 15 बार कर लेते हैं तो, और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं, तो कैसे भी मनोदैहिक रोग हों वो सब स्वस्थ होने, यानी कि आपकी जो डिप्रेशन की है, अवसादता जिसको कहते हैं, थकान, हर वक्त बॉडी थकी रहना, इन सब से आप बाहर आएंगे, नेगेटिविटी से बाहर आएंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास आपको प्राणायाम का योग के माध्यम से आप लोगों को बताया। सो सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि अनुलोम विलोम के क्या क्या फ़ायदे, और ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, इनको क्योर करने के लिए। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कुछ और भी ऐसा हो जिससे हम जल्दी से जल्दी क्योर कर सकें ये सारी प्रॉब्लम्स को, जो और ज़्यादा हेल्प कर सके एक इंसान की। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सिजिल जी। सीधी सी बात है कि एक अनुलोम विलोम आपने जीवन में ले आए और नियमित रूप से उसका अभ्यास किया, तो उसके लिए पहले तो बैठने की ही टेक्निक हमें आनी चाहिए। तो उसको हम आसन कहते हैं। आसन यानी कि आप किसी भी आसन में बैठें तो आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उस स्पाइन को करेक्ट होने का कारण ये है कि उसके अंदर जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं नाड़ियाँ, वो नाड़ियाँ हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच से होके गुजरती हैं और उसी बीच में हमारे चक्रास होते हैं सारे। तो वो अगर हम इस तरीके से बैठते हैं या आड़े टेढ़े होके बैठते हैं, ऐसे थोड़ा ही अनुलोम विलोम होगा। तो उसके लिए पोस्चर की करेक्शन ज़रूरी है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम के अलावा एक साधारण सा और तरीका बता देता हूँ कि लेकिन बैठने का पोस्चर अपना करेक्ट करते हुए आपने क्या करना है, हमिंग साउंड। हमिंग साउंड का मतलब होता है जैसे भौरा जो है पंख से गुंजाता है, इस तरीके से। या अगर आपको ऐसा नहीं करना आ रहा तो मैं बड़ा हास्य विनोद में कह देता हूँ कि जैसे बच्चा झूठ मूठ रोता है ना, तो कैसे रोता है, जी। तो या ओम के माँ की ध्वनि, उसको महाप्राण ध्वनि भी कहा। तो मकार की ध्वनि, ओ ना बोलें, ओ मन में बोलें और केवल पीठ गर्दन सर सीधा करके इसकी 20-30 आवृत्तियाँ कर लें। अब होता क्या है, जब हम ये माँ का गुंजन करते हैं तो हमारे स्किन पर, हमारे फेस पर, और आपने कभी सुना हो ना आजकल बड़ा चल रहा है वेगस नर्व को एक्टिवेट करो। हाँ जी। वेगस नर्व क्या होता है, 10th ब्रेन की 10th क्रेनियल नर्व होती है। तो वो हमिंग साउंड से, अनुलोम विलोम से, इन सब से एक्टिवेट होती है। और बड़ा अच्छा सा एक पॉइंट बताता हूँ, हमारे कान का ये सॉफ्ट एरिया समझ रहे हैं, हाँ जी। बिल्कुल लॉब्यूल, हाँ। आप कोई भी ऑयल, घी, तेल कुछ भी लगा के अपने हाथों पे बस इसकी इस तरीके से मसाज करते हैं तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती हैं और आप काम, कूल, रिलैक्स होते हैं। जितनी नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं सब रिलैक्स हो जाते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही होती, नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सहज सरल सा, जहाँ बस अपने लोब्यूल्स को इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से, मतलब दबाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे मसाज देनी है। लाइट प्रेशर से मसाज। से आप 5 मिनट करके देखिए, इतनी गहरी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी। रात को जो 8 घंटे कहने को सो लेते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ 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 दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, कभी कोई सपना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो डिस्टर्ब्ड नींद जो आती है ना, वो माइंड को रिलैक्स नहीं पीसफुल होने, नहीं होती। पीसफुल। इसके लिए मैंने बताया अनुलोम विलोम, इसके लिए मैंने बताया भ्रामरी, इसके लिए मैंने बताया आप अपने लोब्यूल्स को इस तरीके से धीरे धीरे मसाज करें। और स्पाइसी फूड खाना छोड़ दीजिए। आहार का विशेष महत्व है। अपने ये फास्ट फूड खाना जिनकी कैलोरी जो है, जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू
कुछ नहीं है, नील है, ना उनमें प्रोटीन है, ना उनमें कार्ब है, ना उन मतलब एक्सट्रीम है तो कार्ब, आलू ही आलू भरे हुए हैं तो एक्स्ट्रा कार्ब हो गया। वो बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। इसलिए जो हमारे पूर्वजों का खाना था, शुद्ध सात्विक खाना, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब खाने चाहिए, लेकिन शुद्ध होने चाहिए। ऐसी सब्जी, फल, सलाद, इनका भोजन स्पेशली मैं गीता को अपना जो सामने रख के अपने जीवन को जी रहा हूँ। गीता में जो जो भगवान कृष्ण ने अपने श्री मुख से कहा, भोजन कैसा होना चाहिए, हमारे आचार विचार कैसे होने चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो उन सब के तरीके से अगर हम चलते हैं तो हम पॉजिटिव बनेंगे। और अपने इस सब दुखों भरे एक लाइन कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। तो ये जी। डिप्रेशन वालों को ज़रूर सिखाना है कि आज अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ डार्कनेस है भी, हम्म। तो सुबह तो होनी ही होनी है ना। वो तो प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि चेंज, परिवर्तनशील संसार है, चेंज आएगा तो आपकी लाइफ भी बदलेगी, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सो सर, जैसे अभी आपने बात करी मिल्क की, डेयरी प्रोडक्ट की, पर जो लोग वीगन है आजकल, मतलब जैसे एक बहुत ट्रेंड चल गया है वीगन का, सो उनका क्या मतलब इसमें थॉट प्रोसेस जो होता है कि हम तो वीगन है, हम नहीं लेंगे, तो क्या ये गलत है मिल्क लेना एंड ऑल? बीइंग ए आयुर्वेद का छात्र रहा हूँ मैं। आयुर्वेद में अगर ग्रंथों में पढ़ें दूध के गुण, वहाँ ने केवल मानव दूध के गुण, बल्कि गाय के दूध के गुण, भैंस के दूध के गुण, बकरी के दूध के गुण, इस तरीके से अलग अलग बताए हैं। हमारा शरीर जो है मिल्क प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने के लिए बना है, लेकिन होता क्या है आज के परिवेश में, अगर हम ये कहें कि भाई दूध इस वजह से ख़राब है क्योंकि वो मिक्स आ रहा है, या उसको हाई ब्रीड गायों के उससे लिया जा रहा है, भैंस के उससे लिया जा रहा है, तब तो एक बात समझ आती है। लेकिन दूध में कोई खराबी है ऐसा मैं तो लोगों को नहीं, हमारे पूर्वज इसी से पले बड़े हैं, हम देहात के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो ये फल सब्जी सलाद तो बहुत बात की चीज़ है, हमारे यहाँ तो होता ही ये था, दूध लिया, दही से छाछ बना ली, फिर खा लिया। जो और थोड़े पुअर होते थे वो छाछ दूसरे घरों से मांग के ले आते थे। तो ये खाना बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ, इसलिए एक बात और आपको बता देता हूँ, कई लोगों को दूध पचता नहीं है, उनको एसिडिटी हो जाती है, हाँ बब्स जी, आते हैं। बहुत तो लोगों इसका को। मतलब ये नहीं है कि दूध पीना छोड़ दो। उसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि आप एक पंसारी की दुकान पे जाएं, उसको मगा बोलते हैं, हम पिप्पल बोलते हैं, गज पिप्पल भी बोल देते हैं। अगर आप जिस बच्चे को, जिस बड़े लोग को अगर दूध नहीं पचता है, पहली बात तो दूध को सुबह के वक्त नहीं लिया जाना चाहिए। दूध का सही टाइम जो है रात का होता है। अच्छा, हाँ, मतलब हम गलत टाइम पर दूध पी रहे हैं। टाइम पे दूध को अगर रात को लिए जाए और 4-5 मिनट का उसमें भिगो के लिए जाए, तो आपकी मसल्स स्ट्रेंथ भी बनेगी, आपको उसमें प्रोटीन भी मिलेगा, आपको उसमें कार्ब भी मिल गया, आपको उसमें शुगर भी मिल गया, सब, और गहरी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी उस दूध को पीने से। हाँ, फिर भी मैं उसको बता देता हूँ, अगर जिन लोगों को दूध नहीं पचता है तो एक काम करें कि कुछ दिन के लिए एक पीपल रोज़ क्रश करें और उस दूध में उबाल लें और उसको छान के पिएं, वो गारंटेड पचेगा दूध। ठीक है। और क्वालिटी, शुद्धता की परख आपको करनी है, कहाँ से अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, ये तो जो जहाँ रह रहा है उस हिसाब से कलेक्ट करे और पिए। ओके, तो सर इसी बात से मुझे एक और चीज़ अभी क्लिक हुई माइंड में कि एक बहुत नया ट्रेंड चल रहा है कि 6 बजे के बाद तो कुछ लेना ही नहीं है, 6 बजे के बाद तो कुछ खाना ही नहीं है, कुछ पीना ही नहीं है। ये तो बहुत आजकल लोगों ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है। ये मतलब एक ऐसा कर दिया कि बस 6 बज गए अब तो कुछ नहीं खाना। तो इसके अभी क्या है, आप एक बार बताइए कि मिथ है या फिर इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेजल जी। मैं एक आजकल ट्रेंड है कि भी हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? कुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। कुछ भी कुक्ड फूड शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। उसका कारण है कि जैसे जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो हमारी जठराग्नि सूर्योदय के साथ साथ बढ़ती है। जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि,
पाचन शक्ति, तो वो सूर्य के साथ साथ बढ़ती है और दोपहर 12 से 2 बजे के बीच तक हमारी डाइजेशन पावर मैक्सिमम होती है और फिर वो धीरे 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 कम होने लगती है और सूर्यास्त के बाद हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। कारण है उसका, आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर कोई भी पशु है या पक्षी है, कोई भी रात को, पक्षी सब अपने घोंसलों में चले जाते हैं, हाँ रात को जी। कोई नहीं खाता। जी। तो ऐसे ही हमारा भी शरीर जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन को पचाने में बेस्ट है, सक्षम है। इसमें मैं आपको स्पेशली इसकी एक डाइट प्लान बताता हूँ, वो डाइट प्लान की बात बाद में करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जब सूर्यास्त आपने खा लिया, आपने शाम को 6 बजे खा लिया सूर्यास्त, अब हम कुक्ड फूड की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो लिक्विड लिया जा सकता है। लिक्विड चाहे आप पानी लें, चाहे आप मिल्क लें, चाहे उसमें अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम कहते हैं त्रिफला लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर कंटेंट ना डालें, आप उसमें 2-4 मुनक्का डालें। और हमारी हर्ब्स एक बड़ी अच्छी हर्ब है जो मसल्स को भी टोन करती है, माइंड को भी रिलैक्स करती है, स्ट्रेस को भी ठीक करती है। अश्वगंधा का चूर्ण ले लें, ये 1 चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम अपनी अपनी क्षमता अनुसार, बल अनुसार, और उसको 1 कप मत लो यार, कोई बाल्टी भर के दूध कह रहे हैं क्या? 1 कप लो, 1 गिलास लो, उतने से आपका पूरा शरीर खुलेगा और सुबह आप फ्रेश उठेंगे, रात को रिलैक्स होएंगे। जी सर, तो इसी के साथ मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, मेरे क्या बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि वेट लॉस कैसे करें। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है और मतलब सबको, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको अपना वेट लॉस करना है। बट वेट लॉस तो करना है, बट हमसे फास्टिंग नहीं होती, हम भूखे नहीं रह सकते, हम डाइटिंग नहीं कर पाते। तो इसका भी कोई एक ईजी वे हो कि जिससे हम पतले भी हो जाए। हमें जो एक कहते हैं ना, एक मॉडल लाइक फिगर सबको चाहिए आजकल के टाइम में, कि हमें तो मॉडल लाइक फिगर चाहिए, तो उसको अचीव करना इट्स नॉट दैट इजी, बट स्टिल कोई एक ऐसा ऑप्शन या एक कुछ ऐसा कि जो एक नॉर्मल चीज़ें करने से भी हम उसकी तरफ हम जा सकें। एक आयुर्वेद में सिद्धांत है कि आपका शरीर जो है इन 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन लेते हैं हमें इसी रेशो में लेना चाहिए। पानी से ज़्यादा जल है, जल से अग्नि, अग्नि से ही जल उत्पन्न हुआ, अग्नि से ऊपर वायु, वायु से बाद आकाश, अनंत है। हमारे शरीर में भी इतना ही स्पेस, जितना ब्रह्मांड में है उतना ही हमारे शरीर में स्पेस है। तो हमारे भोजन में भी इसको उपवास चिकित्सा कहते हैं। उपवास में बहुत से लोग कहेंगे जी हमसे तो भूख हो रहा है नहीं, जैसे कि आजकल ये चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास ही है। उपवास को अगर शाब्दिक अर्थ लें तो हम कहेंगे अवकाश, स्पेस, शून्यता। तो बहुत अच्छा, देखिए आप रात को सोते हैं हाँ जी, और सुबह उठते हैं, अगर आप जो भी जितने बजे सोता है और सुबह जितने बजे उठता है वो 4-6 घंटे 8 घंटे तो गैप रहता है ना। जी, तो उस 8 घंटे के गैप को के अलावा जो 16 घंटे हैं उसमें कैसे खाएं। तो मैं जो डाइटिंग बताता हूँ, डाइटिंग बता रहा हूँ, उपवास बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ खा पी के उपवास रखें। ये कैसा उपवास है? हाँ यही तो है, खा पी के उपवास रखें। तो वो कैसे रखें वो समझने की बात है। मेरी डाइट प्लान का नाम है 1MF डाइट। 1MF से मतलब है, इसको लिख लो, याद कर लो। अच्छा 1M, M मतलब मील, जी। 1 मील, हाँ जी। फुल मील, जितना खा सकते हैं उतना खाएं, बल्कि 50-100 ग्राम फालतू खाएं। 1 मील, बाकी फिलर। अब मेरा टाइम टेबल शुरू होता है, आप सुबह उठते हैं, जी, मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, अब सबके टाइम अलग अलग हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति 6 बजे उठा जी, तो मैं उससे कहता हूँ घर में एक टॉवल पड़ा होता है, हाँ जी, हैंड टॉवल जिसको कहते हैं। तो आजकल सर्दियाँ तो ल्यूक वार्म वाटर में डिप कर लें, स्क्वीज़ कर लें और पेट पे लपेट लें, ऊपर से कुछ चुन्नी, कंबल, मफलर कुछ भी बांध लें।
एम्प्टी स्टमक आपने पेट पे बांधना है 45 मिनट के लिए। ओके। और उसके बाद आप वॉक करें, आप घर के काम करें, आप जो कर सकते हैं वो करें, आपको लेटना नहीं है, उसको बांध के बंधा रहने दें। अपना मतलब डेली रूटीन स्टार्ट रूटीन करें। आपने स्टार्ट वहाँ से करना है। अब उसके अलावा आप बड़ी छोटी सी चीज़ है, घर में जीरा है, जी। अजवाइन है, सौंफ है, मेथी दाना है, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेके हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के रख लें। और आप अपने लिए, जो लोग मेरे डाइट पे जाना चाहते हैं, आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल के और उसको छान के, और जब वो आधा रह जाए छान के सिप सिप करके पिए रूटीन में। आपको 8 बज जाएंगे फ्रेश होते, ब्रश होते, नहाते हुए सब ये। अब उसके बाद आपने, मैंने एक डाइट बताता हूँ कि शाम के टाइम में जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, जिनको पेट की तकलीफ रहती है, पेट फूला फूला रहता है, खाना खाते ही फूलता है, तो उनको मैं बताता हूँ कि शाम को लौंग में लौंग डाल लें, एक एप्पल में 7 जगह, 7 लौंग, एक एप्पल में 7 जगह। 7 लौंग 7 अलग अलग डायरेक्शन से डाल दें। और सुबह जो उठाएं तो पहली ही डाइट आपने फ्रेश नहाने धोने के बाद आपने वो एप्पल खाना है। बट जैसे मैंने पर्सनली देखा है, कई लोगों को एप्पल सूट नहीं करता। एक्चुअली मेरे घर में ही है कोई जिसको एप्पल होगा सूट नहीं जो मैं करता। बता रहा हूँ उसको। आप, मैं आज तक एक भी कमेंट मेरी डाइट पे नहीं आया है इस तरीके का, क्योंकि वो एप्पल जो है एम्प्टी स्टमक जाएगा तो आपकी पूरी गट लाइन को ठीक करेगा, एसिडिटी को ठीक करेगा, स्टमक को क्लीन करेगा, और 1 घंटे आध घंटे का फिलर का काम करेगा। अब आपको 9 से 11 के बीच में या 9 से 12 के बीच में अब आपको तैयार होना है कि फुल फ्लैश्ड खाना खाना है। आप दलिया खाएं, आप रोटी खाएं, आप सब्जी खाएं, आप चावल खाएं, आप दाल खाएं, आप जो खाना है वो खाएं, और जितना आप खा सकते हैं उतना खाएं। तो ओके। ये कैसा उपवास हुआ भाई? तो हाँ जी। अब मेरा उपवास शुरू होता है जब आपने खाना खा लेते हैं और भरपेट खा लेते हैं। होम कुक्ड खाएं, ये कंडीशन है। घर का खाना ना खाएं, ये कोई नहीं बाजार से मंगा के और फिर ये भी खा लिया, ये भी नहीं। गारंटी ये है, वेट लॉस पे जा रहे हैं, फिगर को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो होम कुक्ड फूड लें, और वो आप 12 बजे तक अपने खाने को निपटा लें। आप उसमें जो, दोपहर के। हाँ, दोपहर के 12 बजे तक आप खाना में जो मर्जी खाएं। मैं ये कह रहा हूँ जो स्वाद लगता है, जो मन करता है आपका वो खाएं। वो खाना खाने के बाद बस ये रखना, ओवर ऑयली नहीं होना चाहिए, ओवर स्पाइसी नहीं होना चाहिए। आप जैसा घर का खाना सिंपल बनता है वैसा खाना खाएं। ऐसा खाना खाने के बाद 2-3 घंटे आदमी आराम से निकाल लेता है, नहीं निकाल लेता है? हाँ, आप बताएं निकाल ना, लेते हैं। मैं आपसे यहाँ कराऊंगा। तो आप ये समझें, कोई भी खाना व्यक्ति खाएगा और भरपेट खाएगा तो वो 3 घंटे के लिए तकरीबन उसको भूख नहीं लगती। अब बज गए आपके 3, तो आप 3 बजे आप अपने वेट का 1%, मान लिया आप 70 किलो के हैं तो 700 ग्राम, आप 80 किलो के हैं तो 800 ग्राम, तो 1% जो है आप अपना, कोई 100 किलो का है तो 1 किलो सैलड काटें। अब चाहे वो मूली हो, गाजर हो, खीरा हो, ककड़ी हो, जिस मौसम में जो आ रहा है, और वो काफ़ी सारा हो जाएगा। आप उस पर उसको सजा के खाएं, थोड़ा सा नमक डाल लें, हल्का सा काली मिर्च डाल लें, नींबू डाल लें, और ऊपर नारियल का ग्रेड करके वो डाल लें, खूब सजा के अच्छे से डेकोरेट करके, क्योंकि उसमें भी टाइम लगना चाहिए ना आपका। उस भर प्लेट सलाद खाने के बाद आई थिंक 2 घंटे तो भूख नहीं लगेगी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं लगेगी। 2 घंटे नहीं लगेगी। अब आता है 0.5% मेरा फ्रूट। 4 से 5 के बीच में आपने फिर अपने बॉडी वेट का 0.5%, कोई एक ही तरह का मैं रिकमेंड करता हूँ। लोग तो कहते हैं मिक्स फ्रूट काट लेते हैं कुछ कर, मैं कहता हूँ एक फ्रूट खाइए, कोई भी एक फ्रूट खाइए, और उसमें मान लिया आप 50 किलो के हैं तो 250 ग्राम, आप 60 किलो के हैं 300 ग्राम, इस तरह 0.5% मैं उसको बोलता हूँ। उतना फ्रूट खा के अब आपके लिए, तब तक आपको 6 बज चुके होंगे, हाँ जी। बच जाएंगे ना भूख, फिर भूख लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा भूख नहीं लगे, अभी मेरा उपवास ही चल रहा है। 6 बजे आपने जो भी सीजनल वेजिटेबल हैं
ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, आप उन सबको बॉयल करके सूप बनाएं। लास्ट डाइट जा रही है आपकी, तो आप 1 बाउल, 2 बाउल, 3 बाउल, जितना सूप पी सकते हैं पिए। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये सूप वूप बनाने का झंझट बेकार, तो कोई वेजिटेबल ही बना लो, खूब सारी सब्जी बना के खा लो। अब इसके बाद आई थिंक तो भूख नहीं लगनी चाहिए, उपवास जी। मेरा खत्म होता है। उसके बाद मैं बताता हूँ उन लोगों को जिनको जो कहते हैं जी हमें रात में फिर भूख लगेगी 9 बजे 10 बजे, तो भैया 1 गिलास दूध जो अभी जिक्र चल रहा था उसको अच्छे से उबालें, 2-4 मुनक्का डाल लें और उसको आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण ले लें, आराम से नींद आएगी। और अब अगले दिन यही साइकिल फिर होगा। तो आपने मेन कोर्स कितनी बार खाया? हाँ, मेन कोर्स तो एक ही बार। मेन कोर्स, तो इसलिए इसको मैंने कहा 1 मील, बाकी फिलर, एफ एफ बोलो, एफ फॉर फिलर। फिलर में आपको सैलड हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए और सूप हो गया। ये अगर आप डाइट कुछ 10-15 दिन करके देखिए, मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास मत करो, मेरे कहने से केवल 10 दिन करके देखो, अगर 5-7 किलो वजन तो ऐसे ही उड़ जाएगा बिना एक्सरसाइज के ही। और साथ में अगर कहीं एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी तो बॉडी शेप में आनी शुरू हो जाएगी। एंड सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे आजकल ये बहुत लोगों की ज़ुबान पर है, मतलब हर दूसरे बंदे के मुंह से आप एक चीज़ सुनोगे कि हमें एनजाइटी इश्यूज हैं। ये एनजाइटी बेसिकली है क्या? मतलब हर दूसरा बंदा ये कहता है नहीं नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमें एनजाइटी होने लग जाती है, हम ये करते हैं हमें एनजाइटी होने लगती है, हम वहाँ जाते हैं हमें एनजाइटी होती। मतलब एक ये छोटा सा वर्ड है एनजाइटी, बट इसने लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिया हुआ है। सो बेसिकली एनजाइटी है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि इनको मैं मनोरोग के अंदर मानता हूँ। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, लो फील करना हो, ये सब एक ही है। ओके। इनको शब्द हमने अलग अलग, क्योंकि मॉडर्न के हिसाब से हम शब्द अलग अलग देते हैं। ये आप एक रेशो है, कितने परसेंट जो है वो नेगेटिव है, कितने परसेंट क्या कर रहा है। बात तो सिंपल सी है कि हमें अपनी डाइट पे, हम अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज भी केवल योग वाली एक्सरसाइज, जिमिंग वाली नहीं। तो योग की एक्सरसाइज में और जिम वाली एक्सरसाइज में बड़ा अंतर होता है। कारण है योग की एक्सरसाइज जो है ना ब्रीथ के साथ कराते हैं। अब यहाँ इस पोस्चर में इनहेल करना है, इस पोस्चर में एक्सहेल करना है, यहाँ इतना होल्ड करना है, इसको कहते हैं योग में पूरा कुंभक रेचक। उसके साथ किए गए जो आपके आसन हैं उनका लाभ आपके शरीर के साथ साथ, आपके शरीर का मतलब है मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स के साथ साथ आपके इंटरनल ऑर्गन पर भी जाता है। और साथ ही साथ जो मैंने बताया था ना कि आपके ब्रेन और आपके एंडोक्राइन सिस्टम, इन सबको भी करेक्ट करता है। तो हम उसमें जो एक्सरसाइज के साथ साथ जो योग के आसन होते हैं उनमें साथ साथ हम प्राणायाम भी जुड़ जाते हैं कि आपने कहाँ श्वास लिया, किस पोस्चर में, कितनी देर होल्ड किया, उतनी देर एक्सहेल किया। तो आप कंसंट्रेट कहाँ हो गए? जिम में तो आप गाना सुन रहे हैं, हाँ जी। हैं उसके साथ साथ कर रहे हैं, या रिदमेटिक कर रहे हैं, या कुछ और म्यूजिक चला रहे हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट रहती है, एक्सरसाइज पे नहीं रहती। यहाँ योग में हर आसन में आप कंसंट्रेट वहीं होते हैं, श्वासों के साथ होते हैं, कहाँ श्वास लेना है, कहाँ छोड़ना है। तो आपका मनोयोग जो है ना, यानी कि मन से भी उसमें जुड़े हुए होते हैं। और जब ये टाइम आपका धीरे धीरे बढ़ता है, आज हमने 10 मिनट किया, आज हमने आधा घंटा किया, आज हमने जब हम रोज नियमित रूप से करने लगते हैं तो हमारी डाइट करेक्शन, हमारा योग का अभ्यास जिसमें हम आसन, प्राणायाम और साथ साथ फिर उसको इंटरेस्ट बनता है, तो फिर उससे आगे सीखने का प्रयास करता है, जिसको हम मेडिटेशन या जिसको हम धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं, एक 6 क्षेत्र का मैं जिक्र दोबारा से करूँगा। जैसे आपको योग से क्या लाभ मिलता है? आपकी फिजिकल बॉडी, इसको कहते हैं हम शारीरिक विकास। फिर कहते हैं प्राणिक विकास, श्वास लेने छोड़ने का तरीका ही नहीं आता हमें, वो आपको सीखना होता है। फिर मानसिक विकास, मन मजबूत होता है।
फिर बौद्धिक विकास, यानी कि बुद्धि के हिसाब से आपको अच्छा भला बुरा ज्ञान होने लगता है। फिर मोरालिटी, नैतिक विकास, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक विकास। ये आप वहाँ तो जो अदर एक्सरसाइज में जाते हैं वहाँ केवल फिजिकल लेके जाते हैं, फिजिकल हो भी जाता है, अच्छा हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ तो एक साथ एक ही घंटे काम करके आपने 6 फील्ड आपने, इसको हम कहते हैं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। आपका जो योग से हो सकता है वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता। मतलब एक योगा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रही है। इन अंदर तक, जिसको हम एक शब्द आम तौर से यूज करते हैं, आप अंदर तक पवित्र होते हैं। एंड सर, जैसे अभी तक हमने बात करी एनजाइटी डिप्रेशन की, तो मैंने इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा नाम सुना है, मेडिटेशन। बेसिकली मेडिटेशन है क्या और ये कैसे हेल्प करती है? मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि जिन लोगों को एनजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनको मेडिटेशन सजेस्ट की जाती है। और प्लस अब तो ऐसा है कि मैंने देखा है कि मेडिटेशन का इस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं कि मेडिटेशन सेंटर्स खुल चुके हैं। और मतलब ये कैसे क्योर कर पाता है आपकी एक लाइफ को, कैसे एक आपकी लाइफ का रोल प्ले कैसे एक सेट कर पाता है ये मेडिटेशन? बेसिकली मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन को अगर हम महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन से इसकी परिभाषा निकालते हैं तो उसमें कहा गया है कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी कि आपकी जब श्वास प्रश्वास समझ लें या किसी एक विषय, किसी एक सब्जेक्ट पर आप लगातार फ्री फ्लो उसी में बने रहें, और उसी बने बने को आपको मोर देन 45 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा तक आप बने रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। और इसके लिए सब्जेक्ट कोई बाहर का या काल्पनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बैठा बैठा पूरे शरीर को स्टिल कर दूँ, और वही पीठ गर्दन सर सीधा, जैसे आपको बताया था, तो चक्रास एक दूसरे के ऊपर आ गए, आइज आर क्लोज, फेशियल मसल्स को, या आपने बहुत से लोग बैठे भी देखे होंगे तो ऐसे करके बैठते हैं, वो आंखें ऐसे दबा के भींच के गुस्से से में, तो फेशियल मसल्स रिलैक्स करने का तरीका आना चाहिए। ओके। पहले स्पाइन सीधी करने का तरीका आना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि आप ऐसे बैठें, पैरों को चाहे लटका के बैठें चाहे फोल्ड कर, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब उसमें क्या है, स्पाइन को सीधा करने के लिए आपको ये जो रिब्स केज हैं, पसलियां हैं, आप इनको हल्का सा लिफ्ट करें। लिफ्ट करते ही आप देखेंगे आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम की आकृति है, जो नेचुरल एस की आकृति की होती है, वैसी बन जाती है। इस पोजीशन में चक्राज एक दूसरे के ऊपर आते हैं, यानी कि जो आपका मूलाधार चक्र है और जो सहस्त्रार चक्र है, ये सातों चक्र एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब जो एनर्जी फ्लो है, आप ऐसा देखें कि वो इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है, अगर उसको फोल्ड कर दें तो कई बार अंदर से ब्रेक हो जाती है और करंट आगे नहीं जाने लगता। हाँ जी। तो हम इसलिए अपनी स्पाइन को इस तरीके से फोल्ड ना करें, बिल्कुल सीधा रखें। दूसरा, अब हमने कहा कि गीता में कहा है समग्रीव, यानी कि सिर पीठ सब एक सीध में, ग्रीवा मतलब गर्दन, सिर समग्रीव, गर्दन सिर और पीठ बिल्कुल एक सीध में। अब यहाँ अगर हम ठोड़ी को ऐसे रखते हैं तो भी चक्रास एक दूसरे से डिस्टर्ब होंगे, ठोड़ी को ऐसे कर देते हैं तो भी, तो इस चिन्ह को पैरेलल टू अर्थ। ओके। अब जीभ को अंदर मुंह के अंदर घुमा लें, ड्राई माउथनेस अगर हो रही है ड्राई माउथ के अंदर तो एक बार घुमा लें। अब जब हम चेहरे पर कोई कसाव ना आए, इसके लिए क्या करें, जैसे मैं अगर ऐसे गर्दन को सीधा करके और ज़मीन को देखूंगा तो पुतलियां डाउनवर्ड हो जाएंगी ना। हाँ जी। अब बस इतना ही आंख बंद करके कर लें, फील करें मैं ज़मीन देख रहा हूँ। ओके। अब क्या हो गया मेरे चेहरे पे, अगर मैं ऐसे पुतलियां घुमा रहा हूँ, इधर उधर घुमा रहा हूँ, तो चेहरे पर तनाव आएगा, कंसंट्रेट नहीं होंगे। तो आप क्या करें, या तो ये समझें कि मैं अपनी टिप ऑफ द नोज को देख रहा हूँ।
आपने भगवान बुद्धा की मूर्ति देखी होंगी ना, हाँ आधी जी। खुली हुई, तो उसको कहते हैं नासिकाग्र मुद्रा। ध्यान की मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ। तो अपनी टिप ऑफ द नोज को देखें, अब पूरे शरीर से ब्लैंक हो जाएं, पूरे बाहर के वातावरण से ब्लैंक हो जाएं, केवल अपने नॉस्ट्रूल्स पर ध्यान दें। यहाँ आपको श्वास के आने जाने को वॉच करना है बस, ओके। आपको कुछ नहीं करना। ध्यान का मतलब अक्रिया, कुछ ना करना पड़े। जहाँ आपने शरीर भी स्थिर कर दिया, आपने कंधे भी स्थिर, सब कुछ स्थिर, आपने अपने जितने सेंसरी ऑर्गन है, आंख देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, नाक सूंघ नहीं रही, हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, यानी कि स्थिर हैं। तो क्या हो गया, अब आप बाहर का ज्ञान नहीं ले रहे। तो बाहर का ज्ञान किससे मिलता है? आंख से, कान से, जीभ से, नाक से, इनसे मिलता है, स्किन से। अब इनके बाहर से कट कर दिया तो आप इसको कहेंगे एक शब्द, इंट्रोवर्ट हो गए, अंतर्मुखी हो गए। अब अंतर्मुखी होके अगर हम शुरू में आदत के लिए आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, तो आपको एक सब्जेक्ट आसान सा लगेगा जो प्रत्यक्ष है, जो अनुभव में है, कि श्वास का आने जाने का टच आपको अनुभव होगा। तो अपने श्वास को बस देखें, लेना छोड़ना यहाँ भी नहीं है, यानी कि क्रिया तो कोई करनी ही नहीं है। श्वास अपने आप आएगा, अपने आप। शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो आ जाएगा, शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो चला जाएगा। तो आने दो, जाने दो, कुछ भी हो रहा है होने दो। आपने ठीक ऐसे ही कि भी जैसे गेट कीपर होता है, कोठी के अंदर कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, आपने लिख लिया, चला गया, आपने लिख लिया। बस आपने यही करना है, अपने श्वासों के चौकीदार बने। दृष्टा कहते हैं इसको योग की भाषा में, साक्षी भाव कहते हैं, गीता में इसको साक्षी भाव का। अपने श्वासों को बस देखते रहें। अब क्या होगा कि श्वास धीरे 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 स्लो होते चले जाएंगे। और एक आश्चर्य की बात बता दूं आपको, अगर आपने श्वासों को स्लो कर लिया, जबरदस्ती नहीं, अपने आप अपने आप, जितना रिलैक्स उससे मिलेगा कुछ और नहीं मिल सकता। क्योंकि आपके विचारों से आपके श्वासों का रिलेशन है। जब आप क्रोध में होते हैं तो श्वास चढ़ जाता है। हाँ जी, जब आप ईर्ष्या में होते हैं, लड़ाई झगड़े में होता है, श्वास चढ़ जाता है। बिल्कुल। तो योग ने कहा कि अगर हम मन को नहीं रोक सकते, नहीं मना सकते, तो क्या करें, अपने श्वासों को मना लो। तो श्वासों को मनाया जाता है ध्यान में, श्वासों को रिलैक्स कराया जाता है, और वो ही एंजाइटी का, डिप्रेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। ओके। कंट्रोल योर ब्रीथ। क्योंकि नॉर्मल ब्रीथ रेट जो होता है वो 12 से 15, 12 से 18 भी कह देते हैं, 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति को आता है। जब हम दौड़ते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो ये बढ़ जाता है। जब हम सोते हैं, रिलैक्स होते हैं तो ये घट जाता है। तो हमने उसको अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, श्वासों को देखते देखते उसको ठहराना है, रोकना है। वो जितना स्लो होगा, आपके थॉट उतने ही स्लो होंगे। जब थॉट स्लो होंगे तो नेगेटिव क्या, पॉजिटिव क्या, कोई भी थॉट नहीं होगा। हाँ जी। थॉटलेस, इसको कहेंगे थॉटलेस प्रोसेस। तो आप कंप्लीट रिलैक्स हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट है आपकी एंजाइटी का, आपके डिप्रेशन। तो इसी के साथ हम आज अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा ये इस पॉडकास्ट, मेरे लिए भी, आई होप आप लोगों के लिए भी रहा हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिस संस्थान से हमारे सर जुड़े हुए हैं उसका नाम है योगा एवं मानव संस्थान। इसकी ऑलरेडी मोर देन 150 क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना, सिर्फ एक मानवता के नाम पर ये संस्थान चल रही है। और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली के आसपास में आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पूरी डिटेल दे दूंगी, सर का नंबर दे दूंगी। अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करना हो, मिलना हो इनसे, तो आपको कहाँ पे ये मिल जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और प्लीज़ अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए ताकि हम नए नए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके बीच में लेके आते रहें।